हाय फ्रेंड, आज देखते हैं हम वैदिक काल का दूसरा भाग जो उत्तर वैदिक काल है। ये 1000 बीसी से 600 बीसी। इसके पहले हम ऋग वैदिक काल जो देखे थे 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। ये ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर है इसको समझना है। ऋग वैदिक काल जो थी सभ्य और सरल समाज थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे इस समाज में परिवर्तन आ गई, चूंकि इसमें लोहे का आविष्कार हो चुका था। चूंकि आप जानते हैं जब लोहा अगर आपके पास हो तो वो अलग रूप धारण करता है। कहने का ये अर्थ है कि लोहे का आविष्कार ने उत्तर वैदिक काल को सरल समाज से थोड़ा कठोरता की ओर ला दिया। इसमें लोग कई हथियार बनाने लगे लोहे से। पहले हम पत्थरों का उपयोग, जो हम पहले वीडियो बताए थे मानव के विकास से, पहले पत्थरों का औजार बनाया जाता था। मान लीजिए कृषि कार्यों में या किसी भी कार्यों में पत्थरों का और अन्य धातुओं का। लेकिन लोहे का जब विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ तो समाज का रहन सहन, वेशभूषा सब अलग हो गया। तो हम इस तरह उत्तर वैदिक काल को समझेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। पहला हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में लोह युग की शुरुआत हुई। पहला जो है अंतरजी खेरा। ये अंतरजी खेरा 800 बीसी में है। यहाँ पहला प्रमाण मिला है लोहे का। तो ये 800 बीसी उत्तर वैदिक काल है। अब उत्तर वैदिक काल में हम इसलिए इसको समझना उचित समझेंगे क्योंकि आप ऐसा फील कीजिए कि महाभारत में जो ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या, जो शिक्षा अध्ययन करने के लिए बाहर जाते थे, जैसे रामायण में आप देखे चारों भाई, वैसा आपको फील करना होगा। वैसी समय थी उस समय। ऐसा अनुभव करके तब आपको ये देखना है उत्तर वैदिक काल। चलिए देखते हैं इसकी राजनीतिक स्थिति क्या थी। कबीलाई क्षेत्रों का राज्यों में परिवर्तन। इसका मतलब है कि हम बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु नदी से जब पूरा वहां बाढ़ वगैरह आ गई और सब लोग वहां से निकल गए, उसके बाद हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल में कबीले बन जाते हैं। छोटे छोटे जगह पर बहुत लोग रहने लगे और कबीले बन गए। तो ऋग्वेदिक काल में जो शासन की व्यवस्था थी, कुल ग्राम 20 जन, और उसके बाद ये कबीलाई जो जन जो होता था वो सबसे बड़ा प्रशासनिक जो संस्था थी। तो ये कर्म लगाने के लिए कभी कभी आपको परीक्षा में आ जाएगा कि जो है ऋग्वेदिक काल में प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह थी। सबसे छोटी इकाई कुल थी, कुल ग्राम 20 जन, उसके बाद राज्य। तो ये जो है कुल कुल जो है प्रशासनिक का सबसे छोटी इकाई हो गई। तो यही कबीला जो है अब राज्यों में बदलने लगा उत्तर वैदिक काल में। राज्य जैसे महाजनपद जब हम पढ़ेंगे तो उस पहले ये जो है कबीलाई वास्तव में एक तरह का जो ये राज है ये जन बना है। जन, जन से जनपद, यानी उत्तर वैदिक काल में जनपद बन जाता है। तो हम अभी बताएं कि पहला जो है सब कुल, उसके बाद ग्राम, 20 जन और राष्ट्र। ये राज्य जो है, राज्य इसी का सबसे बड़ा रूप है। चलिए उसके बाद दूसरा देखते हैं कि युद्ध अब क्षेत्रों के लिए, युद्ध गायों के लिए होता था। क्यों होता था गायों के लिए? क्योंकि यही ही धन था। गाय ही, अगर आपके पास कल बताए थे कि बहुत गाय है तो आप बहुत ही धनवान है, तो इसलिए गायों के लिए लड़ाई होती थी। लेकिन अब जो है क्षेत्र के लिए लड़ाई होने लगा। कोई कबीला चाहता था कि दूसरे कबीला पे आक्रमण करें और ये क्षेत्र आपस बना ले, इसलिए ये गायों के लिए अब लड़ाई नहीं होने लगी, क्षेत्रों के लिए लड़ाई होना शुरू हो गया उत्तर वैदिक काल में। अब देखिए यहाँ दो कर भी लगे शुरू हो गए, भाग और शुल्क। ये दो कर जो है इस समय लगना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने बताया कि उत्तर वैदिक काल जो है सरल समाज से कठोर समाज में विभाजन होना शुरू हो गया है। आप इसको समझने के लिए इसमें देखिए कि राजा जो है, अस्थाई सेना का अभाव का मतलब है कि अस्थाई सेना, जैसे कि मान लीजिए कबीला है तो उसमें किसी एक व्यक्तियों को चुन लिया जाता था कि आप सभी लोगों को कलेक्ट कीजिए और ये हमारे शासन व्यवस्था में हेल्प करेंगे। तो ये इस समय अस्थाई सेना का अभाव माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं सामाजिक स्थिति। यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो ये वर्ण व्यवस्था कर्म के जन पर, पहले हम वर्ण व्यवस्था देखे थे कि ब्राह्मण,
क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था था। ये पहले कर्म के आधार पर था। वर्ण जो थे कर्म के आधार पे थे, यानी जो कर्म जो कर रहा था, मान लीजिए कि ब्राह्मण था तो वो ब्राह्मण यज्ञ करवाना उसका काम था। क्षत्रिय राजा थे, और जो वैश्य थे वो काम करने वाले थे। काम मतलब कार्य करने वाला, कुछ लकड़ी बना रहा है कुछ, तो वो कार्य करने वाले जो थे वो वैश्य थे। और शूद्र दास लोग थे जो दूसरों की सेवा में लगे थे। तो ये 4 भाग बटा हुआ था। लेकिन ये अब जन्म के आधार पर हो गया। जन्म का आधार का मतलब क्या है कि अब ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होने लगा। तो पहले कर्म के आधार पे था, और उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था हो गई थी। अब देखिए आश्रम व्यवस्था, यही इंपॉर्टेंट है जिसको हम पहले बताए थे, ये ब्रह्मचर्य। इस समय आश्रम की 3 व्यवस्था थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ये ब्रह्मचर्य व्यवस्था क्या है, ये 0 से 25 साल तक को ब्रह्मचर्य, आपको बताया मैंने पहले कि आपको फील कीजिए ऐसा कि अभी जो हम हैं वो रामायण में या महाभारत में जो जैसे कि राम लक्ष्मण जाते थे पढ़ने के लिए, स्थिति को अभी समझिए कि ये ब्रह्मचर्य 0 से 25 साल ब्रह्मचर्य जीवन। इसमें क्या होता था, शिक्षा के लिए जंगलों में या किसी अन्य जगह पर जाते थे शिक्षा ग्रहण, और शिक्षा ये मौखिक हुआ करती थी। मौखिक का मतलब इस तरह आपको बोर्ड नहीं लगा होता था, लिखा नहीं जाता, मौखिक। आप रामायण में देखें, महाभारत, इसीलिए मैंने आपको बताया कि उस थीम को उस जगह आप जाइए कि वैसी स्थिति में कैसे पढ़ाई होती होगी। तो ये ब्रह्मचर्य हुआ। दूसरा आश्रम व्यवस्था है गृहस्थ। गृहस्थ मतलब पारिवारिक जो आपका जीवन है, ये आपका ये गृहस्थ जीवन है। इसमें 25 साल से 50 साल के उम्र को ब्रह्मचर्य गृहस्थ बोलते हैं। और ये गृहस्थ शूद्रों को सिर्फ यही व्यवस्था था, गृहस्थ। ये ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, वैसे 4 है, आश्रम व्यवस्था 4 है। आश्रम 4 हम अभी कल भी बोले थे। ये 4 क्या है, यही ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये चौथा है सन्यास। तो अभी ये गृहस्थ जो है, ये हम बताए कि 25 से 50 साल तक गृहस्थ जीवन होते थे। और ये वानप्रस्थ जो है ये 50 से 75 साल, यानी जिसमें ध्यान, आप घर छोड़ के ध्यान के लिए लोग चले जाते थे, तो इसको हम कहते हैं वानप्रस्थ। ये 50 से 75, ये क्वेश्चन नहीं आता है कि एज के लिए, लेकिन आपको आएगा। आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में 3 थी, और चौथा जो है वो महाजनपद का जब काल आएगा, 16 महाजनपद, उसमें चौथी आश्रम व्यवस्था सन्यास घुस जाता है, सन्यास। तो टोटल 4 व्यवस्था अभी वर्तमान में है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये 3 व्यवस्था। चलिए अगला देखते हैं। स्त्रियों की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई। स्वाभाविक है कि जब पुरुष चल गए राज्यों की क्षेत्र में, शासन व्यवस्था में ज्यादा ध्यान लगे और दूसरे से आपस में कबीला लड़ने लगे, तो पुरुष अपने आप को बलवान समझने लगा। महिलाओं की स्थिति थोड़ा नीचे आ गई। अब पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता था। ये ब्रह्मचर्य जीवन में महिलाएं नहीं जा पाती थी, इसलिए थोड़ा स्थिति इसमें डाउन होना शुरू हो गया महिलाओं का। आगे देखते हैं शिक्षा मौखिक, तो ये तो बता दिए। चलिए अब देखते हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति उस समय क्या थी कि पहले भी हम बताए, कल ही मतलब उसका पहला जो ऋग्वैदिक शासन में बताया कि उस समय विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। इसमें भी वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन सबसे मेन है कि इसका मुख्य व्यवसाय अब कृषि हो गया। क्यों कृषि हो गया? इस समय लोहे का विकास हो गया। अब जब लोहे का विकास हो जाता है तो मान लीजिए कुदाल बनाना, हल बनाना बहुत आसान हो गया। तो कृषि का क्षेत्र इसमें उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय कृषि आ जाता है। लेकिन ऋग वैदिक काल में पशुपालन था। जिस तरह आप इस चीज को बहुत ही आसानी ढंग से समझिए कि मैंने पहले बताया था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख व्यवसाय कृषि था, पशुपालन भी था, लेकिन प्रमुख व्यवसाय कृषि था। लेकिन ऋग वैदिक में पशुपालन आ गया, लेकिन अभी जो है उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय कृषि हो गई। क्यों? लोहे के आ जाने के कारण। ठीक है, अगला फसल। इसमें धान और गेहूं मुख्य फसल उत्तर वैदिक काल का है। ऋग्वैदिक में जौ का चर्चा की गई है, जौ उसमें मिला है। चलिए ये देखिए ग्रामीण थी।
उत्तर वैदिक काल, हम वैसे भी वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल जो है ये ग्रामीण थी, लेकिन लास्ट जब वो लगभग 600 बीसी आ जाती है, उस समय में ये शहरी सभ्यता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हस्तिनापुर, कौशाम्बी और मगध, कई ऐसे 16 महाजनपद शहर हैं, ये सब शहर का रूप लेने लगा था। इसलिए अगर ये ऐसा क्वेश्चन आपको आता है कि उत्तर वैदिक काल में कैसी सभ्यता थी, तो अगर ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि शुरू में ग्रामीण थी और बाद में शहरी होने लगी, तो ये आंसर एकदम करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं, लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली। ये तो हम बताएं उस समय जब पैसे नहीं थे, रुपया पैसा नहीं था, बस यही देना था, हम दे दिए गाय, आप दे दो दाल, इस तरह मतलब एक संबंध वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। अगला चांदी का उल्लेख, अथर्ववेद में पहली बार चांदी का उल्लेख किया गया है। वैसे हम पहले ही बताएं कि ऋग्वेद सिर्फ ऋग्वेदिक काल है, बाकी जो है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब हम चर्चा कर लेते हैं इसके बाद कि ये सब उत्तर वैदिक काल का है। तो चांदी का प्रथम उल्लेख अगर आता है तो अथर्ववेद में आएगा। चलिए लाल मृद भांड, इसमें लाल मृद भांड ये सवाल आता है बार बार कंपटीशन में कि लाल मृद भांड, लाल मृद मीन्स मिट्टी, ब्राह्मण मीन्स हांडी, लाल मिट्टी का हांडी का प्रचलन इस काल में हो गया, उत्तर वैदिक काल में। चलिए धार्मिक स्थिति, चलिए धार्मिक स्थिति कल भी बताए थे कि ऋग्वेदिक काल में पुरुष देवताओं का बोलबाला था, महिलाओं में एक मैंने चर्चा किया था गायत्री देवी जो सविता देवी है, लेकिन पुरुष प्रधान तो था ही, ये तो पितृसत्तात्मक समाज है, लेकिन ईश्वर में भी पुरुष ज्यादा था। और इसमें भी इसका जो है ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता प्रजापति थे, इसको सृजन का देवता मतलब बनाने वाला, मनुष्य बनाने वाला देवता प्रजापति को माना जाता है। और एक पूषण था, शूद्र जाति जो थे इसको पूजते थे पूषण, ये शूद्र जाति पूषण देवता को पूजते थे। अब यज्ञ की शुरुआत, इस समय यज्ञ की शुरुआत हो गई, चूंकि हम यजुर्वेद में जानते हैं कि यज्ञ का वर्णन है, तो इसको देख लेंगे यजुर्वेद में। चलिए अगला ये है, ये आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसा सवाल आता है कि मृत्यु शतपथ ब्राह्मण में मृत्यु का उल्लेख जो है पहली बार शतपथ ब्राह्मण में हुई, मोक्ष का उल्लेख उपनिषद में हुआ है और पुनर्जन्म का बृहदारण्यक उपनिषद में। ये आप याद रखिए, ये क्वेश्चन आता है। अब हम आपको बताए थे कि ऋग्वेद को छोड़ के बाकी जो 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो उत्तर वैदिक काल है, हम इसका चर्चा यहाँ कर लेते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, तो हम लोग जानते हैं, ब्राह्मण, ऐत्रेय और कौशिकी थी, इसकी चर्चा तो कल हो गई। अब हम देखते हैं ये सामवेद, सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद को, इसमें सारे गामा का पहला बार प्रयोग इसी सामवेद में हुआ था। और इसका उपवेद गंधर्ववेद है, ब्राह्मण पंचावीस था, ये याद रखना है। ये आपको उपवेद तो जरूर याद रखना है कि ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्व, इसके पहले हम कुछ वीडियो ट्रिक डाले हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए ये यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, याद भी रखिए, यजुर धनुर ऐसे याद रह जाएगा। अब ब्राह्मण शतपथ थे, इसमें यज्ञ का वर्णन है, यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन है, टोटल यज्ञ 4 प्रकार के हैं, उसको हमको देखना है कि यज्ञ कौन कौन से 4 प्रकार हैं। तो पहला राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ क्या था, जब राज्याभिषेक लोग करते थे तो उस समय जो यज्ञ किया जाता था वो राजसूय यज्ञ होते थे। दूसरा है भाजपेयी यज्ञ, भाजपेयी यज्ञ क्या है कि आप अपना बल, आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा बलशाली हैं, तो उसके लिए भाजपेयी यज्ञ किया जाता था। तीसरा था अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ क्या था कि अपना क्षेत्र विस्तार के लिए, आप तो देखे होंगे रामायण में लवकुश ने राम का रोक दिया था घोड़ा, तो ये अपना क्षेत्र विस्तार, यानी कि हम अपना घोड़ा छोड़ देते हैं, जहां तक जाएगा मेरा क्षेत्र होगा, तो ये जो है उस समय अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ होता था इसके लिए। और अग्नि स्टोम लास्ट है, जो कि ईश्वर को रिझाने के लिए किया जाता था अग्नि। ये 4 यज्ञ का वर्णन है। अग्नि स्टोम, हम तो आजकल भी जो यज्ञ होता है ये अग्नि स्टोम है, चूंकि अभी तो अश्वमेध यज्ञ आप करेंगे, अश्वमेध यज्ञ एक घोड़ा छोड़ दीजिए मेरा ये अपना जमीन हो गया, ये तो हो नहीं सकता है, इसलिए ये आप इस तरह
उत्तर वैदिक काल की हम चर्चा किए। इसके बाद जो है शासन व्यवस्था, पूरा राज्य हम देखें कबीलाई राजा की तरफ बनने लगे, समाज जो है अब बटने लगा, एक दूसरे पर अधिकार करना चाहने लगा। जो एक कबीला का क्षेत्र है, एक राज्य, वो दूसरे ओर पर चढ़ाई शुरू, और इस तरह 16 महाजनपद का यहाँ से उदय हो गया। हम अगला वीडियो में इसको देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट एक इसमें उपनिषद है, टोटल उपनिषद 108 है, हम लोग जानते हैं। ओम और अश्वमेध यज्ञ का जो वर्णन है बृहदारण्यक उपनिषद में, याद रखना है, ओम और अश्वमेध यज्ञ बृहदारण्यक उपनिषद, और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में वर्णन है। ये उपनिषद का चर्चा है, ये पूछता है। वैसे एक अथर्ववेद छूट गया। अथर्ववेद का जो उपवेद है शिल्पवेद है, और ब्राह्मण गोपथ है, ये याद रखना। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद में हम ये जानते हैं उसमें भूत पिचास, अंधविश्वास, जादू टोना, ये सब का वर्णन अथर्ववेद में है। काशी की चर्चा अथर्ववेद में की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।